सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं मित्रों, कुछ विचार लेकर के। हमारा समाज जागरूक बने, क्योंकि हमारे देश का जो समाज है उसके अधिकतर लोग जागरूक नहीं हैं। जागरूक नहीं है अर्थात धर्म के क्षेत्र में अधिक जागरूक नहीं है। नौकरी काम धंधा करने के विषय में तो जागरूक हैं, परंतु धर्म के विषय में जागरूक नहीं है, कर्तव्य के विषय में जागरूक नहीं है। तो आइएगा मित्रों, ऐसा ही एक मैं आपके समक्ष बिंदु रख रहा हूं कि भारत के अंदर एक ऐसा बीज बो दिया कुछ लोगों ने, जिसके कारण से इस भारत देश के 99.9% लोग अपने मन में इस बात को रख करके बैठ गए कि आर्य लोग बाहर से आए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये सामान्य हो सकता है, परंतु इतने प्रतिशत लोगों को तो यही ज्ञान है, यही पढ़ाया गया है, यही पढ़ाया जा रहा है कि आर्य लोग बाहर से आए। और इतना हमने सीख लिया, सिलेबस की पुस्तकों में पढ़ा दिया। अंग्रेज बीज डाल के गए और अंग्रेजों का बीज फिर कांग्रेस ने उसको पानी दे दे करके, सीधी बात है, अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस की सरकार आई, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का मुख्य रूप से नाम लेना पड़ेगा। तो कांग्रेस सरकार ने उसमें पानी दे दे करके उस बीज को बहुत बड़ा वृक्ष बना दिया। और वो वृक्ष कैसा बना दिया? विष का वृक्ष। कोई बट का वृक्ष नहीं बनाया, विष का वृक्ष बना दिया। और जो विष का वृक्ष होता है, ध्यान देंगे, विष का वृक्ष हमेशा हानिप्रद होता है, प्राणियों को दुख देता है। विष का वृक्ष अर्थात जहरीला वृक्ष। तो ये जहरीला वृक्ष बहुत बड़ा तैयार कर दिया। उस जहरीले वृक्ष को अब धीरे धीरे काटना आरंभ करना पड़ेगा। कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं, कर रहे हैं। ये बट वृक्ष इतना बड़ा हो गया भारतीय समाज के लोग, और इसका खूब भरपूर राजनीतिक लाभ भी उठा रहे हैं। और उस राजनीतिक लाभ के कारण से ये वृक्ष का वृक्ष थोड़ा भी बढ़ता जा रहा है। परंतु आप जैसे कुछ अच्छे लोग, श्रेष्ठ लोग, हमारे जैसे कुछ छोटे छोटे लोग इस वृक्ष की, जो विष का वृक्ष है, उसमें जो मट्ठा होता है, मट्ठा डाल रहे हैं। आप जानते होंगे, जो मट्ठा होता है, किसी के जड़ को नष्ट करना हो, किसी भी पेड़ की को, तो उसमें मट्ठा डालिएगा। मट्ठा का अर्थ होता है दूध से जो दही बनता है, दही को बिलो करके मट्ठा बनता है। वो मट्ठे डालने से जड़ नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमारे जैसे लोग ये जो विष का वृक्ष है, इसमें थोड़ा थोड़ा मट्ठा डाल रहे हैं। आप सभी मिलकर के भी इसमें मट्ठा डालेंगे तो ये वृक्ष नष्ट हो जाए। आज इस पर विचार करेंगे मित्रों कि आर्य लोग बाहर से आए। इस बात का प्रचार और प्रसार किसी भी प्राचीन शास्त्र के अंदर, ध्यान दीजिए, क्या प्राचीन जो साहित्य है, चाहे आपका बौद्ध साहित्य हो, मतलब पाली हो, प्राकृत हो,
या संस्कृत साहित्य, किसी भी साहित्य इस प्रकार के जो भारत के साहित्य हैं उसमें कहीं पर भी, उन साहित्यों की पुस्तकों में कहीं पर भी नहीं ये लिखा हुआ है कि आर्य लोग बाहर से आए। ध्यान रखिए। परंतु अंग्रेजों ने जाते जाते अपने इस विश्व के वृक्ष का बीजारोपण करके गए। बीजारोपण आपको पता ही है कि आपस में लड़ा करके। इस पर हम विचार करेंगे कि भाई आर्य लोग वास्तव में बाहर से आए अथवा आर्य लोग यहीं के थे। इसके निर्णय करने के लिए क्या करना होगा, हमको पहले आर्य शब्द का अर्थ जानना होगा। क्या आर्य शब्द का अर्थ क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में आर्य शब्द ऐसा है जैसे वर्तमान में जो ये जातिबोधक शब्द हैं, जातिवाचक शब्द हैं, ठीक है, जैसे जाट हो गए, गुजर हो गए, राजपूत हो गए, ब्राह्मण हो गए, बनिया हो गए, हैं, इस प्रकार की भारत के अंदर अनेकों जातिवाची जो शब्द हैं, वैसा ही शब्द आर्य शब्द को लोगों ने अपने मस्तिष्क में रख लिया है कि आर्य भी एक जाति है, ठीक है। परंतु आर्य शब्द ऐसा जाति सूचक शब्द नहीं। आर्य शब्द क्या है? ये एक गुणवाची शब्द है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ गुण वाला, ठीक है। अर्थात श्रेष्ठ माने श्रेष्ठ गुण, ऐसा कह सकते हैं, श्रेष्ठ गुण, और वो जिसके अंदर उसको भी आर्य कहते हैं। इसलिए सबसे पहले तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। वो श्रेष्ठता जिसके अंदर है वो आर्य है। इसलिए किसी जन समुदाय के लोगों को आर्य किसी भी साहित्य में नहीं कहा गया। संस्कृत साहित्य में कहीं पर भी किसी जन समुदाय को या किसी देश के क्षेत्र के सभी लोगों को आर्य नाम से नहीं कहा गया। अभी बात करेंगे कहां नहीं कहा गया। परंतु आर्य शब्द संस्कृत साहित्य के अंदर हम देखते हैं तो हमको प्राप्त होता है कि एक ही परिवार में उत्पन्न हुए लोग आर्य और अनार्य दोनों नामों से कहे गए। एक ही परिवार में, एक ही कुल में, एक ही खानदान में उत्पन्न हुए लोगों को, उनमें से कुछ को आर्य कहा गया है, कुछ को अनार्य कहा गया है। इसका तात्पर्य सीधा सा है कि ये आर्य शब्द किसी जन समुदाय का जातिवाचक शब्द, जाति बोधक शब्द नहीं है। इतना तो समझ गए होंगे आप आराम से, ठीक है। क्योंकि कोर्स में पढ़ा दिया जाता है, सरकारी सिलेबस में यही पढ़ाया जा रहा। हमारे पढ़ने वाले पाठक होते हैं, उतना दिमाग तो लगाते नहीं है। दिमाग इसलिए भी नहीं लगाते हैं क्योंकि बहुत सारा कुछ पढ़ना होता है, तो वो ठीक है जी, जो लिखा है वो ही रट लेंगे, जो परीक्षा पेपर में आ जाएगा लिख देंगे उत्तर, जी हाँ आर्य लोग बाहर से आए, अर्थात ईरान से आए, फलाना से आए, ढिकाना से आए। इसलिए जो मस्तिष्क का तर्क का वितर्क का प्रयोग करते ही नहीं लोग। परंतु उसका नुकसान, उसकी हानि बहुत बड़ी है। तो आर्य शब्द आप महाभारत के अंदर देखेंगे कि एक ही कुल में, कुरुकुल में उत्पन्न हुए लोगों में से कुछ को आर्य कहा गया है, कुछ को अनार्य कहा गया है। अर्थात जो श्रेष्ठ गुणधारी लोग हैं उनको आर्य कहा गया है, जो दुष्ट लोग हैं उनको अनार्य कहा गया। ऐसा ही रामायण के अंदर, जो संस्कृत भाषा के ये यदि हम देखेंगे तो रामायण और महाभारत बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं, ठीक है। दूसरा ये बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई आर्य लोग बाहर से आए।
हमने ये कहा कि इस देश का जो प्राचीनतम साहित्य है, आप उठा लीजिएगा, प्राचीन से प्राचीनतम साहित्य आप ले लीजिएगा। सबसे प्राचीनतम साहित्य तो आपको संस्कृत भाषा मिलेगी, उसके बाद में आपको पाली भाषा मिल जाएगी, प्राकृत भाषा मिल जाएगी। उससे प्राचीन कोई आपको भाषा यहां नहीं मिलेगी। अंग्रेजी, उर्दू, फारसी ये भारत देश के अंदर नई भाषाएं, ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी आदि ये भारत की प्राचीन भाषाएं नहीं है। और भारत की प्राचीन और प्राचीनतम भाषाओं में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि आर्य लोग बाहर से आए। आप महात्मा बुद्ध के द्वारा चलाया हुआ जो पंथ है, उस पंथ के जो धार्मिक ग्रंथों को देख लीजिएगा, उसमें कहीं भी मिल जाए कि आर्य लोग बाहर से आए तो आप हमसे बात कर लेना, ठीक है। बिना पढ़े ऐसे ही बोल देने से काम नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, जब किसी साहित्य में नहीं मिलता और हमें रामायण महाभारत संस्कृत साहित्य में मिलता है, ठीक है, तो आर्य लोग बाहर से नहीं आए। कैसे नहीं आए, इसका एक और प्रमाण देते हैं आपको। इस बात को सभी पढ़े लिखे लोग, भारतीय लोग नहीं, भारत से बाहर वाले लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक है। और ऋग्वेद का जो उद्भव स्थान है, क्या है, ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का, वो भारत देश है। इसको आर्यावर्त देश कहते हैं। आर्यावर्त देश है। वेदों का जो, वेदों की उत्पत्ति कहें, वेदों का जो ज्ञान मिला वो भारत की भूमि पर ऋषियों को मिला। और उन वेदों के अंदर आर्य और अनार्य दोनों प्रकार के शब्द मिलते हैं। यदि आर्य लोग बाहर से आए हुए होते और यहां पर आकर के उन्होंने वेदादि ग्रंथ लिखे, तो उससे पहले उन्होंने दूसरे देश में जहां से आए होंगे वहां भी तो कुछ ग्रंथ लिखे होंगे। उन ग्रंथों में उन्होंने आर्य शब्द का विवरण दिया होगा, परंतु ऐसा कोई ग्रंथ मिलता ही नहीं है, ऐसा कोई ग्रंथ मिलता ही नहीं है। बाइबल है, कुरान है आपके, उनमें कोई आर्य शब्द का उल्लेख ही नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आर्य शब्द जो प्रचलन में आया वो भारत भूमि से ही आया। और भारत भूमि के जो भी विद्वान लोग थे, उन्होंने इस भारत भूमि पर उत्पन्न हुए लोगों के लिए ही प्रयोग किया और उसका अर्थ भी निश्चित किया कि जो ये गुणवाची शब्द है, ये जातिवाची शब्द नहीं है, ये रूढ़िवादी नहीं है, ये किसी विशेष का बोध कराने वाला नहीं है। ये तो श्रेष्ठ गुणों वाले जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी रूप रंग के हों, गोरे हों, सांवले हों, काले हों, सबके लिए आर्य शब्द का प्रयोग। और चाहे किसी भी रूप रंग के लोगों जिनके अंदर दुष्टता के गुण हैं, जो दुष्ट स्वभाव के हैं, दुष्ट स्वभाव है जिनके अंदर, उनके लिए उसका उल्टा अनार्य शब्द का प्रयोग हुआ, राक्षस शब्द का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो इससे भी ये जात होता है कि भाई आर्य लोग बाहर से नहीं आए, आर्य लोग इसी धरती यानी इसी भूमि के बीज हैं, यहीं पर उत्पन्न हुए हैं। और इसके अलावा आप सभी लोग इस बात को स्वीकार करते होंगे कि जब भी आप इतिहास पढ़ते होंगे, इतिहास कहीं पर भी आप देख लीजिएगा लिखा होगा
कि इस भारत देश का सबसे प्राचीनतम नाम क्या मिलता है आपको, बोलो? आर्यावर्त। आर्यावर्त से पूर्व कोई भी नाम नहीं मिलता इस देश का। आर्यावर्त इस भूखंड का ही नाम था। तो भाई जो लोग इस देश पर थे, जिनका जो नाम था, उन्होंने ही तो अपने देश का नाम रखा। भाई चीन का नाम आर्यावर्त क्यों नहीं हुआ? ईरान से यदि आर्य लोग आए तो ईरान का नाम आर्य क्यों ना, वो उनका आर्यावर्त क्यों नहीं रखा उन्होंने? क्यों नहीं रखा भाई? इसी देश का नाम आर्यावर्त क्यों हुआ? इसका कारण यही है कि हम जहां उत्पन्न हुए हैं वहां का नाम भी हम अपने नाम से ही संसार में बताना चाहते हैं। तो इससे भी सिद्ध होता है कि आर्य लोग बाहर से नहीं आए। ठीक है, आदिवासी लोगों में भी आर्य हैं। ये भी अंग्रेजों ने क्या ऐसा फूट डाल के गए कि जो आदिवासी लोग हैं, और उनको ये समझाया गया कि भाई ये जो कुछ लोग हैं, कुछ लोग अर्थात उस समय नागरीय जो जीवन जी रहे थे, जिनमें आप कह सकते हैं वर्तमान में जिनको हम ब्राह्मण कास्ट कह सकते हैं, और भी जो अपर कास्ट हैं, ठीक है, बनिया है, उनके अंदर जाट आदि हैं, राजपूत आदि हैं, इन सब को उन्होंने कहा कि ये तो आर्य लोग हैं। और जो जिनका उतना उस समय उनका स्तर उतना ऊंचा नहीं था कुछ लोगों का, और जो जंगलों में रहते थे, आज भी जंगलों में रहते हैं, उनको कहा भाई आप यहाँ के मूल निवासी हैं। ये झूठ बोल करके इस देश के लोगों में विभाजन कर दिया। ये सफेद झूठ, सफेद झूठ। कोई भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर ही नहीं सकता। थोड़ा भी तर्क करेगा तो वो अपने आप समझ जाएगा भाई ये तो पूरा सफेद झूठ है, इसमें कोई सत्यता का पुट ही नहीं है। कि आर्य लोग बाहर से आए, कोई प्रमाण ही नहीं मिल रहा भाई। कहां से आए? माना जहां से आए बताते हैं तो उस स्थान का आर्यावर्त नाम होना चाहिए था, परंतु ना तो ईरान इस बात को स्वीकार करता है कि भाई हमारे देश का नाम आर्यावर्त था, ना आपका चीन करेगा, ना तिब्बत करेगा, कोई भी करेगा ही नहीं कि हमारे देश का नाम आर्यावर्त था, सबसे प्राचीनतम। केवल भारतवर्ष में ही स्वीकार किया जाता है कि भारतवर्ष का सबसे प्राचीनतम नाम क्या था? आर्यावर्त। क्योंकि आर्य लोगों ने ही इसको बढ़ाया, संवारा, सजोया है, इसका निर्माण, इसको अच्छा बनाया। ठीक है, और उन आर्यों में सभी लोग आते हैं, चाहे जो नागरीय जीवन जी रहे हैं, अथवा ग्रामीण परिसर में लोग जी रहे हैं, अथवा जंगलों में रह रहे हैं। जो जो श्रेष्ठ गुणों वाले लोग थे वो सभी आर्य थे। ठीक है, इसलिए आर्य लोग बाहर से नहीं आए। मित्रों, ये हमें अपनी पीढ़ी को पूरी तरह से समझाना होगा। वर्तमान में आप जिस भी जाति या जिस भी वर्ग से संबंध रखते हो, कोई परेशानी नहीं है, परंतु इस पर तो हमें सोचना चाहिए कि इस भारत देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक जो श्रेष्ठ व्यक्ति था, ठीक है, वो आर्य था और आज भी आर्य है। ठीक है, धीरे 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 जब जनसंख्या बढ़ती है तो उसमें ऐसा होता है कि विखंडन तो हो ही जाता है। तो आर्य अनार्य का भेद आज भी है, आगे भी रहेगा। हाँ, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको यहां के प्राचीन लोगों ने अनार्य नहीं कहा, उनको कहा म्लेच्छ हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में जो कन्वर्ट हो रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे। जो आए थे, बाहर से आए थे, जिन्होंने आक्रमण किया था इस देश पर,
उनको यहाँ के विद्वानों ने, यहाँ के लोगों ने उनको क्या संज्ञा दी थी? म्लेच्छ। ध्यान रखेंगे, उनको अनार्य की श्रेणी में भी नहीं रखा, उनको म्लेच्छ की श्रेणी में रखा। तो मित्रों, ये मैंने आपको आर्य शब्द के बारे में ये बताना चाहा है कि आर्य शब्द प्राचीनतम शब्द है, प्राचीनतम भाषा का शब्द है और प्राचीनतम ग्रंथ में प्रयुक्त है, और वो प्राचीनतम देश में सर्वप्रथम प्रयोग होने वाला ये शब्द है। सर्वप्रथम अर्थात ये जो भी भाषा हमारी प्रचलित हुई वो सभी शब्द तो प्रथम ही कहे जाएंगे। तो संस्कृत भाषा इस देश की सबसे प्राचीनतम भाषा थी। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं, जो आजकल जो हमारे नवबुद्ध जिनको कहेंगे, जिनको महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ सही ज्ञान नहीं है और वो जानना भी नहीं चाहते, पर महात्मा बुद्ध को भी उन्होंने क्या बना दिया? पॉलिटिक्स बना दिया, राजनीति बना के रख दिया। महात्मा बुद्ध ने तो बुराइयों के प्रति युद्ध किया था। युद्ध माने उन्होंने संघर्ष किया था, तप किया था। बुराइयां जो समाज में फैल गई थी, भारतीय समाज में बुराइयां फैल गई थी, उन बुराइयों को मिटाने के लिए उन्होंने एक विचार दिया, एक सोच दी। परंतु आज वो शब्द उनको पकड़ करके लोगों ने राजनीति एजेंडा बना लिया। अब महात्मा बुद्ध जी का तो इसमें कोई दोष नहीं है, उन्होंने तो अच्छे के लिए अच्छी बातें बताई थी। अब उसका लोग दुरुपयोग करें तो करें। तो महात्मा बुद्ध ने भी आर्यों का खंडन नहीं किया, ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्धों ने भी अपने जो उसमें जो भाषा में, पाली आदि भाषा में जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें भी आर्य शब्द श्रेष्ठ को ही कहा है। श्रेष्ठ को ही कहा है, दुष्ट को नहीं कहा। ध्यान देख पढ़ लीजिएगा आप। तो इसलिए इस भारत देश के अंदर जो भी श्रेष्ठ लोग हैं, अब तो हम यही कहेंगे भारत देश के सभी नागरिक ही आर्य हैं अभी इस समय की परिस्थिति को देखते हुए। ठीक है, क्योंकि शब्द क्या है, धीरे धीरे शब्द यात्रा ऐसी होती है, शब्द देश काल परिस्थिति से अपने अर्थों को परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता रहता है। परंतु अपेक्षाकृत हमें देखेंगे तो आज भी हमारे भारत देश के लोग अच्छे हैं, हमारी दृष्टि में तो अच्छे हैं, इसलिए हम उनको आर्य कहेंगे। ठीक है, तो आर्य शब्द का मतलब आर्य लोग बाहर से नहीं आए भाई, आर्य इसी देश के हैं, जिसके अंदर आदिवासी लोग भी आर्य हैं। ठीक है, वो भी आर्य की श्रेणी में आते हैं, और जो और भी अदर लोग हैं वो सभी लोग जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो आर्य लोग हैं। और इसका देखिए श्री राम जी के लिए प्रयोग हुआ है आर्य शब्द का, भगवान श्री कृष्ण जी के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ, लक्ष्मण के लिए हुआ है, भरत के लिए हुआ है, शत्रुघ्न के लिए हुआ है, धृतराष्ट्र के लिए हुआ है, युधिष्ठिर के लिए हुआ है, अर्जुन के लिए हुआ है। ठीक है, सभी के लिए तो आर्य शब्द का प्रयोग हो रहा है। हे श्रेष्ठ, द्रौपदी भी अपने पति को कहती है हे आर्य। ठीक है, तो आर्य शब्द माने जो आर्य लोग हैं वो बाहर से नहीं आए भाई, इसी देश में ही उनका प्रादुर्भाव हुआ है, यहीं से उनकी यात्रा आरंभ हुई है। ठीक है, तो अपने मस्तिष्क के इस बात को निकाल दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को बताने का प्रयास कीजिएगा कि भाई आर्य लोग बाहर से नहीं आए। जो तुम ये बात कहते हो, पहले साहित्य पढ़िएगा, उनको पूछिएगा इस भारत देश का सबसे प्राचीनतम साहित्य क्या है। यदि उन्होंने कुछ पढ़ा हुआ है तो वो आपको बताएंगे कि संस्कृत भाषा है सबसे प्राचीनतम। ठीक है, संस्कृत भाषा में देख लीजिएगा, कहीं पर भी ये लिखा हो एक भी वाक्य के आर्य लोग बाहर से आए तो मान जाएंगे। अंग्रेजों को कोई हम प्रामाणिक नहीं मानते, उन्होंने क्या कहा। ठीक है, कांग्रेस कोई प्रामाणिक नहीं है। ठीक है, चलिएगा, तो आज हमने ये जान लिया इस वीडियो के माध्यम से कि आर्य लोग इसी देश में उत्पन्न हुए हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं, और हम सभी ही आर्य हैं। चलिएगा, सभी को सादर प्रणाम। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा और चैनल से अधिक लोगों को जोड़िएगा, जिससे हम अच्छी बातें आप तक पहुंचा सकें।